हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। होप आपने सारी पिछली वीडियो अच्छे से समझ ली होगी, उसमें सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर का ब्रीफ में रिकॉल करा रही हूँ कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट हमने ये किया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग में एक फॉर्मूला है विच शोज डेट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस, जो दिखाता है कि बिजनेस की जो असेट्स होती है आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, कि एक फॉर्मूला है अकाउंटिंग में जो आपको ये दिखाता है कि बिजनेस की जो असेट्स होती हैं वो ऑलवेज किसके इक्वल होती हैं? टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज की, कैपिटल और लायबिलिटीज का जो टोटल होता है उसके इक्वल होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये समझ आ गई है। इससे हमने एक फंडामेंटल इक्वेशन भी निकाली थी, फंडामेंटल इक्वेशन, जिसमें हमने सारे क्वेश्चनों में यूज करी है। क्या थी वो? एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इन दोनों के टोटल के इक्वल होती है। सेकंड, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझाया गया था। ठीक है, बैलेंस शीट आपको याद होगी, टी फॉर्म में हमने बनाई थी। इसके लेफ्ट हैंड पे हमने कैपिटल और लायबिलिटीज को लिखा था और राइट हैंड पे अपनी असेट्स लिखा था। तो बैलेंस शीट से हमने प्रूव कर दी थी कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, ये प्रूव हो चुकी थी कि असेट्स का जो टोटल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। क्यों इक्वल होता है बच्चों? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो होता है, क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका डबल इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो असेट्स है ऑलवेज कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती है। उसके बाद हमने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व आउट करने सीखे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो टॉपिक हमने इसमें फिनिश किया है। कई पार्ट्स में आपने देखा होगा मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको डिटेल्स में समझाए हैं, या ब्रीफली जो ट्रांजेक्शंस मेन है मैं उसका ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। एक हमने ट्रांजेक्शन की थी बिजनेस स्टार्ट करने की। आई थिंक वो तो अब तक सबको, जिसने पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, याद हो चुकी होगी। बिजनेस स्टार्ट की जो थी हमारी, वो एक बार हमारा कैश में इफेक्ट डालती है और एक बार कैपिटल में इफेक्ट डालती है, और दोनों चीजें क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसके बाद सेकंड हमने एक ट्रांजेक्शन की थी इसमें परचेज असेट्स की। परचेज असेट जब भी करोगे तो असेट्स इंक्रीज होगी। इसको आप दो तरीके से असेट्स को परचेज कर सकते हो, आप कैश में भी खरीद सकते हो और आप उधार में भी खरीद सकते हो, राइट। अगर आप कैश में खरीदते हो तो क्या होगा? कैश देकर आओगे, कैश कम हो जाएगी, असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट में खरीद कर आओगे तो असेट्स इंक्रीज होगी, उधर से क्रेडिटर दैट इज योर लायबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड हमने किया था सोल्ड असेट्स। भी ऐसे हो सकता है, जैसे आपने असेट्स खरीदी है तो बेच भी सकते हो, दोनों तरीके से बेच सकते हो आप, कैश में भी बेच सकते हो और उधार में भी बेच सकते हो। सेल की असेट्स, तो असेट सेल करने से क्या होगा? कम हो जाएगी, असेट्स कम होगी, माइनस हो जाएगी। कैश आपके पास आएगी अगर आप कैश में सेल कर रहे हो, अगर आपने उधार में सेल करी है तो आपके क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमने इसमें किया था एक परचेज गुड्स का। ठीक है, परचेज गुड्स ये भी दो तरीके से आप कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो और आप क्रेडिट में भी कर सकते हो। ठीक है, गुड्स जब भी परचेज करोगे स्टॉक इंक्रीज होगा आपका, कैश में खरीद के लाए हो तो कैश डिक्रीज हो जाएगी, उधार में खरीद के लाए हो तो क्रेडिटर्स बन जाएंगे आपके, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है परचेज गुड्स के बाद सोल्ड गुड्स। आपने गुड्स बेची है, ये भी आपकी दो तरीके से आप बेच सकते हो, कैश में भी सेल कर सकते हो गुड्स को और क्रेडिट उधार में भी बेच सकते हो। सोल्ड गुड्स वाले में मैंने आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझाया था कि आपको तीन चीजें इसमें दी होती है। एक आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, एक आपको प्रॉफिट और एक आपको सेल प्राइस। ये तीन चीजें आपको कैसे भी निकालनी है, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और तीन चीजें आप निकालिए। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि गुड्स सोल्ड करने से कम होंगी, चाहे आप उनको उधार में बेच रहे हो चाहे आप उनको कैश में सेल आउट कर रहे हो, तो स्टॉक में से कम हो जाएंगी। प्रॉफिट हुआ है बेचने पर तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ है बेचने पर तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अब अगर कैश में बेचा है तो कैश आ जाएगी, कैश के कॉलम में इंक्रीज कर दीजिए। उधार में बेचा है तो डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर में इंक्रीज कर दीजिए। इसके बाद एक पॉइंट हमारा था एक्सपेंसेस पेड। आपने कोई भी खर्चा पेड किया है, ठीक है, रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, कोई भी एक्सपेंस आपको दे रखा है, अगर आपने एक्सपेंस पे किया है तो एक बार वो कैश में से लेस हो जाएगा और एक बार वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने किया था एक इनकम रिसीव्ड।
ठीक है। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड क्या था आपका कि जो इनकम आपको मिल रही है वो भी किसी भी नाम से इनकम आ सकती है आपकी। जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो इससे आपकी एक बार तो कैश इंक्रीज हो जाएगी और एक बार आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एक आपका था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। वो खर्चे जो ड्यू तो हो चुके हैं पर पे नहीं किए हैं, उनको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। तो इसने जब पे ही नहीं किया तो कैश तो इफेक्ट होगी नहीं ना इस एक्सपेंस से। इस एक्सपेंस से एक तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी के कॉलम में आप बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हेड, उसमें आप इसको लिख देंगे ये इंक्रीज हो गए, और दूसरी बार क्योंकि खर्चा है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। एक आपके पास था प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जो खर्चे आपने एडवांस में पे कर दिए, यानी कि अभी वो ड्यू नहीं हुए हैं, द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, आपने उनको एडवांस में पे कर दिया, डेट आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में कैश आप पे कर चुके हो तो कैश में से लेस हो जाएंगे। दूसरी बार ये आपकी असेट्स बन जाते हैं क्योंकि आप फ्यूचर में आपने इन एक्सपेंस का सिर्फ बेनिफिट ही लेना है। तो ये आपके एक बार असेट्स में एक कॉलम बनाना प्रीपेड एक्सपेंसेस का, उसमें इंक्रीज होंगे, और कैश आप पे कर चुके हो तो कैश आपकी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ब्रीफली आपको कांसेप्ट बताया गया है कि जोन जोन सी ट्रांजैक्शंस आती है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद हमारा एक अगला कंसेप्ट इसके बाद मैंने आपको कराया था डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट। डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट का मतलब प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब आना और जाना, ठीक है, पैसा आया होगा एक में गया होगा, ऐसा नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में दो बैलेंसेस के नाम होते हैं, इस बैलेंसेस के बिहाफ पर ही हम आगे जो जर्नल एंट्री सीखेंगे उसके बिहाफ पर ही बनते हैं कि किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना है और किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसमें हमने अमेरिकन अप्रोच इस चैप्टर में क्लियर की है। अमेरिकन अप्रोच में क्या था, अगर आपको याद हो मैंने आपको 5 के बताए थे, 5 के बैलेंसेस बताए थे इसमें, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्या बताया था? 3 तो आपकी बैलेंस शीट की थे, असेट्स थे, लायबिलिटीज थी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, राइट। इनके 5 के आपको बैलेंस बताए गए थे। सिर्फ आपको बैलेंस दे देते हैं, असेट्स का डेबिट होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है, ठीक है। बाकी लायबिलिटी का भी क्रेडिट, कैपिटल का भी क्रेडिट और इनकम का भी क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपके बैलेंसेस आपको याद होंगे। इसके बाद मैंने अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको समझाया था कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में ये बैलेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई चीज बढ़ रही है आपके ट्रांजैक्शन में तो आप उसको क्या कीजिए? सेम बैलेंस करना है उसको, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बैलेंस क्या? क्रेडिट, तो उसको क्या कीजिए? क्रेडिट कर दीजिए, सेम बैलेंस रख दीजिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन में आपकी चीज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आप उसको क्या करना है? आपने अपोजिट बैलेंस उसका कर देना है। क्लियर? उसका अपोजिट बैलेंस आपने करना है। लाइक असेट्स आपका डेबिट होता है, पर अगर असेट्स कम हो रही है, मान लीजिए आप किसी ट्रांजेक्शन में कैश पे कर रहे हो तो कैश असेट्स है, कम हो रही है, तो आप उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। इट मींस आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे उस ट्रांजेक्शन के में, ठीक है। ये अमेरिकन अप्रोच के द्वारा आपको बताया था कि किस अकाउंट का कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट आपको पता है, जैसे कैश है, डेटर्स है, वो सब असेट्स में आता है, ठीक है। तो इसमें आपने बैलेंस के हिसाब से अपने देखना है कि आपने उसको इंक्रीज करना है तो बैलेंस वही रखना है जो आपकी इस कैटेगरी में बताए गए हैं। अगर आपके ट्रांजेक्शन में वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने इन बैलेंसेस को क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है। क्लियर है? उसके बाद लास्ट हमने इसमें जो अपना पूरा क्या था? टी शेप अकाउंट। क्या किया था? टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट में आपको बताया गया था कि अकाउंट में जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये टी शेप में बनते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? डेबिट होती है, इधर क्रेडिट। यहां पर अकाउंट का नाम लिखा जाता है, जो सा भी आप बना रहे हो। सपोज आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट, ठीक है। इधर कॉलम आपके डेट, पर्टिकुलर और रुपीस का होता है। 3 कॉलम इस साइड बताए थे आपको, और 3 ही आपको इधर बताए थे, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस का, ठीक है। ये फॉर्मेट था इसका अकाउंट का। टी शेप अकाउंट आपको समझ आ गया क्यों गया? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड पे क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट लिखने हैं इस अकाउंट के बिहाफ पर। जैसे ये कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट क्या होता है? असेट्स,
ठीक है। अब एसेट्स का बैलेंस आपको पता है डेबिट होता है, यानी कि अगर आपकी कैश इंक्रीज होगी तो किस साइड लिखी जाएगी, डेबिट में लिखी जाएगी, और अगर डिक्रीज होगी तो किधर लिखी जाएगी, क्रेडिट में लिखी जाएगी। सेम इसी तरह अगर ये अकाउंट सपोज होता कैपिटल का या किसी इनकम का होता, तो अगर वो इंक्रीज होते तो उनको क्रेडिट में लिखा जाता और वो डिक्रीज होते तो डेबिट में लिखा जाता। आई थिंक क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको ये टी शेप अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें मैंने एक रूल आपको बताया था, डेबिट में जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करोगे तो टू लिखना है, और अगर इस साइड में आप कोई भी पोस्टिंग करते हो तो क्या लिखना है, आपने बाय वर्ड यूज करना है। आई थिंक क्लियर है टी शेप अकाउंट भी। तो ये ब्रीफली मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब टर्न है आपके पिछली वीडियो में जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व आउट करने का। दिस वन इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो। इसमें क्या था, ट्रांजेक्शन पढ़िए। ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप अकाउंट किसका बनाना है, फर्नीचर का बनाना है, और उसको कौन सी साइड में लिखना है ये बताना आपने, डेबिट में लिखना है या फिर क्रेडिट में लिखना है। अब सबसे पहले माइंड में आना चाहिए फर्नीचर को उन 5 हेड में से बांटना, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट क्या था, वो असेट्स था, एक्सपेंस था, कैपिटल थी, लायबिलिटी था, ये रिवेन्यू किस हेड में आता है। फर्नीचर इज ऑलवेज अंडर कम अंडर हेड ऑफ असेट्स। तो फर्नीचर असेट्स होता है, असेट्स का बैलेंस डेबिट। इट मींस अगर फर्नीचर इन ट्रांजेक्शन में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज होगा किसी भी रीजन से तो उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। फर्नीचर परचेज करके लाए हैं तो फर्नीचर क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, तो किस साइड लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। फर्नीचर सोल्ड किया है तो कम हुआ होगा, क्रेडिट में लिख देंगे। फर्नीचर अगेन परचेज्ड, दोबारा परचेज किया है तो इंक्रीज हुआ है, अगेन राइट डेबिट में लिखा जाएगा। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब वो खराब हो गया, ठीक है। तो एक तरह से हमारा फर्नीचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया ना, तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। वैल्यू फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2000, 2000 रुपए से हमारे फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। रिड्यूस का मतलब कम हो गई है। इसको पहले भी एक वर्ड आपने पिछली वीडियोस में आया था, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी फिक्स असेट्स को यूज करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल लो, हम बाइक खरीदते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू होती है, अगर हमने 1 लाख की खरीदी है तो 1 लाख की तो नहीं सेल होगी ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ड्यू टू यूज, ड्यू टू टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है या यूज करने की वजह से या उसमें टूट फूट होने की वजह से, किसी भी रीजन से जब असेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 2000 रुपीज कम हो गई है। तो फर्नीचर कम हुआ है इस ट्रांजेक्शन की वजह से, तो ये भी किधर पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और एक बात आपको जो बताई थी कल मैंने, अगर आप जो अकाउंट बना रहे हो, लाइक इसमें फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो, तो यहां कहीं भी फर्नीचर वर्ड यूज मत करना। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि हम जिस अकाउंट को बना रहे होते हैं उसी का नाम अंदर लिख देते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाता है। ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट आप यहां बना रहे हो उसके अलावा जो दूसरा अकाउंट निकलता है उसको आपने यहां लिखना होता है। जैसे फर्नीचर खरीदा तो कैश में खरीद के लाए, कैश आ गया। बेचा, कैश में बेचा, कैश। अगेन परचेज किया था आपने, ठीक है। यहाँ मैंने क्योंकि डेट नहीं है तो ट्रांजेक्शन की नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो फिर हमने खरीदा था 8000 में, फर्नीचर डिस्कार्ड हो गया था जो हमारा, और वैल्यू कम हुई थी डेप्रिसिएशन की वजह से, दिस वन। ये टोटलिंग जो ज्यादा वाला टोटल था उसमें से हमने कम वाला टोटल माइनस करके जो बचा, दिस इज बैलेंस। तो हमारा फर्नीचर कितने का है, 18,500 का हमारे पास इस टाइम फर्नीचर इतनी वर्थ का हमारे पास है। क्लियर। अब कुछ इसमें हिंट, एक बच्चों आप जब अकाउंटिंग क्वेश्चन का जब भी क्वेश्चन करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, उसमें क्या करना, बच्चे क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है तो क्या करते हैं, जल्दी से अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन खत्म जी चलो। ऐसा मत करना बच्चे, 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं। जो आपके लास्ट में फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है उसमें जो असेट्स का टोटल होता है, ठीक है, जो बैलेंसेस निकल कर आते हैं उनको टोटल कीजिए और इधर से लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करके देख लीजिए। रफ में 1 मिनट या 2 मिनट हार्डली लगेंगे आपको। रफ में वो फाइनल इक्वेशन की टोटलिंग करके चेक कर लेना क्या आपकी असेट जो है लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये काम आपने रफ में, अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है फिर तो आपको बनानी है, बट अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है तब भी आपने रफ में या अपने माइंड में कर सकते हो, तो अपने माइंड में आपने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको चेक कर लेना है कि हमारी क्या दोनों साइडें इक्वल है या नहीं है। क्लियर है। क्योंकि कई बार बच्चों क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में कि प्लस करना होता है उसको माइनस कर देते हैं, या माइनस का साइन लगाने के बावजूद भी हम उसको प्लस कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, तो आप ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी मॉड्यूल्स दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसमें 1 मिनट का टाइम लगाकर अपने क्वेश्चन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चेक जरूर करना कि आपकी असेट्स की जो टोटलिंग है, फाइनल इक्वेशन को सिर्फ करके देखना है, बाकी सारी इक्वेशन को करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके लास्ट की फाइनल इक्वेशन इक्वल आ रही है, इट मींस आपका पूरा क्वेश्चन ऊपर
क्लियर है, सही है, ठीक है। तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा एक बार अपने आप से कि आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। इसमें जितने कंसेप्ट थे वो सारे आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।